जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग एमपीपीएससी का जो हम पढ़ रहे थे आर्किटेक्चर स्थापत्य कला, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने गुर्जर प्रतिहार वंश के समय पे और परमार, इन दोनों को हमने कवर किया था कि इनके समय पर कौन कौन से स्थापत्य, कौन कौन से आर्किटेक्चर मध्य प्रदेश में बनाए। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं चंदेल कालीन, चंदेल पीरियड। देखिए, चंदेलों का राज्य जो आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि हमारे मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, वहां पर चंदेलों का राज हुआ करता था। और आज भी बुंदेलखंड में एक जगह है जिसका नाम है खजुराहो। ठीक, आप सभी ने सुना होगा खजुराहो के बारे में। देखिए, खजुराहो जो है, ठीक है, वो मंदिरों के लिए फेमस है। वहां पर तकरीबन बहुत सारे मंदिर जो है, ये खजुराहो की शान एक तरीके से कहा जाता है। खजुराहो जाना ही जाता है मंदिरों के लिए। तो यहाँ पर जो मंदिरों का निर्माण करवाया गया था वो चंदेलों के द्वारा करवाया गया। चूंकि चंदेल जो थे वो बुंदेलखंड में राज करते थे, और बुंदेलखंड में ही खजुराहो एक जगह है, ठीक, जो आज की डेट में अगर हम बात करें तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। ठीक, हमारे मध्य प्रदेश में 3 ऐसे स्थान हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। आप अगर अपने सिलेबस को देखें तो सिलेबस में जो तीसरा पैराग्राफ है उसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दिया है मध्य प्रदेश का, और टूरिज्म। तो इसके बारे में हम और ज्यादा डिटेल में जब हम तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। यहाँ पर खजुराहो जो जगह है, यहाँ पर मंदिरों का निर्माण करवाया गया चंदेलों के द्वारा। ठीक, ये खजुराहो के मंदिर हैं, ठीक है, और ये सारे मंदिर किसने बनवाए? चंदेलों द्वारा। ठीक, अब चंदेल शासकों ने जो ये मंदिर बनवाए, ठीक है, वो इनका निर्माण कार्य जो हुआ, या हम कहें जो कंस्ट्रक्शन हुआ, वो 950 से लेकर के 1050 एडी तक था। ठीक है, मतलब खजुराहो के जो मंदिर बनवाए गए चंदेलों के द्वारा, वो 950 ईस्वी से लेकर के 1050 ईस्वी तक बनवाए गए। ठीक, अब इनका जो स्टाइल था अगर हम बात करें तो ये नागर शैली के मंदिर थे। ठीक, मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर आपको जो मंदिर मिलेंगे वो नागर शैली के मिलेंगे। और अगर हम साउथ इंडिया में अगर हम बात करें, दक्षिण भारत में अगर हम जाएंगे, तो वहां पर द्रविडियन स्टाइल के मंदिर मिलेंगे। ठीक, हम एक क्लास करेंगे इस पर, नागर और द्रविडियन स्टाइल में क्या क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बताऊंगा डिटेल। बट अभी आपको याद रखना है, खजुराहो के जो मंदिर हैं, ठीक है, टेम्पल्स जो हैं, ये चंदेलों शासकों के द्वारा बनवाए गए। 950 से लेके 1050 ईस्वी में बनवाए गए इसको। और इनकी जो बनाने की जो शैली थी, या हम स्टाइल जिसको कहते हैं, वो नागर शैली थी। ठीक, तो नागर शैली के मंदिर। अब देखिए, ये जो खजुराहो के मंदिर थे अगर हम बात करें, तो इनके बारे में सबसे पहली बार जानकारी किसने दी? मतलब कि हमें इतिहास के किसके पन्नों से इंफॉर्मेशन मिली सबसे पहली बार कि खजुराहो में ऐसे मंदिर मौजूद हैं? ठीक, तो सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो एल बरूनी, ठीक है, एल बरूनी, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे नाम याद रखिएगा, हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। तो सबसे पहली बार अगर हम बात करें तो अल बरूनी, ठीक है, इन्होंने खजुराहो के मंदिरों के बारे में डिस्क्राइब किया। और एक मोरक्को के एक फॉरेन ट्रैवलर थे जो भारत आए थे उस टाइम पर, जिनका नाम था इबान बतूता। ठीक है, तो एल बरूनी और इबान बतूता, इन्होंने सबसे पहली बार डिस्क्राइब किया था अबाउट दी खजुराहो टेम्पल। मतलब सर्वप्रथम अल बरूनी और इमान बतूता, इनके द्वारा जानकारी दी गई थी खजुराहो के मंदिरों के बारे में। ठीक, ठीक, अब अगर हम बात करें तो टोटल अगर मंदिरों की बात करें, टेम्पल्स की, टोटल टेम्पल्स की, तो वैसे तो संख्या 85 थी, 85। ठीक है, लेकिन अगर आज की बात करें प्रेजेंट टाइम पे, तो सिर्फ 22 मंदिर ही ऐसे हैं जो
अवशेष जिसके बचे, मतलब जो मंदिर अभी भी बचे हुए। वैसे तो संख्या 85 हुआ करती थी, 85, लेकिन इसमें से अभी शेष वर्तमान में कितने बचे हैं? 22। ये आपको याद रखना है, 22। ठीक, तो खजुराहो के जो मंदिर बचे हैं वो कितने बचे हैं? 22। ठीक, अब इसमें मैंने आपको बताया कि इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। देखिए, मैंने आपको बताया था हमारे मध्य प्रदेश में 3 ऐसी साइट्स हैं, ठीक है, जिनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। ठीक है, विश्व धरोहर सूची, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अब अगर हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें तो जो खजुराहो है, ठीक है, इसको 1986 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था, ये आपको याद है। ठीक, तो जो खजुराहो है, ठीक है, ये विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया यूनेस्को के द्वारा? 1986 में। ठीक, इसके अलावा दो और साइट्स हैं, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। आप चाहें तो यहाँ नाम नोट कर सकते हैं, लेकिन हम उसको डिटेल में थर्ड पैराग्राफ में पढ़ेंगे। ठीक, एक तो जो हमारा सांची है, भोपाल से 40 किलोमीटर दूर सांची, ठीक है, जहां पर अशोक ने स्तंभ बनवाया था, जिसको हम सांची स्तूप कहते हैं। तो वो जो सांची है वो भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, और इसके अलावा है भीमबेटका। ठीक, तो खजुराहो, सांची और भीमबेटका, ये 3 मध्य प्रदेश की ऐसी साइटें हैं जो विश्व धरोहर सूची या यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ठीक, तो आपको ये याद रखना। ठीक, तो 1986 में इसको किया गया था, और मेरे हिसाब से सांची को जो किया गया था वो 1989 में किया गया था, और भीमबेटका को किया गया था 2003 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ठीक, तो खजुराहो को कब किया गया? 1986 में। इसके बाद अगर हम बात करें तो खजुराहो का जो पूरा, अगर हम बात करें टेम्पल, तो खजुराहो में पूरा जो टेम्पल है वो 3 भाग में बटा हुआ है। मतलब जो खजुराहो का ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, मतलब खजुराहो का मंदिर समूह, ये 3 भाग में बटा हुआ है। ठीक है, सबसे पहला भाग है ईस्टर्न ग्रुप। ईस्टर्न ग्रुप मतलब पूर्वी, ठीक है, पूर्वी मंदिर समूह। ठीक है, तो खजुराहो का जो पूरा मंदिर समूह है वो 3 भाग में बटा है। खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज द ईस्टर्न ग्रुप, पूर्वी मंदिर समूह। इसमें जो है तकरीबन अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 7 मंदिर आते हैं। ठीक है, हम एक एक करके अभी पढ़ेंगे। अभी हम इसके बाद एक एक करके सभी मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो पूर्वी मंदिर समूह में कितने मंदिर आते हैं? 7 मंदिर। इसके अलावा बात करें, अगला जो है वो है वेस्टर्न ग्रुप, पश्चिमी समूह। वेस्टर्न ग्रुप मतलब पश्चिमी समूह। ठीक है, अगर हम पश्चिमी समूह की बात करें तो इसमें 8 मंदिर आते हैं। ठीक है, तो पश्चिमी जो समूह है, ठीक है, इसमें जो पश्चिमी मंदिर समूह है ये कितने हैं? इसमें 8 मंदिर है। ठीक है, तो 8 मंदिर पश्चिमी समूह में, 7 मंदिर पूर्वी मंदिर समूह में, और दक्षिणी मंदिर समूह तीसरा जो है वो है सदर्न ग्रुप। तीसरा कौन सा है? सदर्न ग्रुप। ठीक है, इसमें आते हैं 3। ठीक है, इसमें आते हैं 3। ठीक, तो जो अपना पूर्वी मंदिर समूह है, ईस्टर्न ग्रुप है, उसमें टोटल 7 मंदिर है। वेस्टर्न ग्रुप में जो है इसमें टोटल 8 टेम्पल्स हैं, 8 मंदिर है। और जो सदर्न ग्रुप है, दक्षिण मंदिर समूह, उसमें 3 मंदिर है। ठीक, आपको याद रखना है एक एक मंदिर का नाम, कौन से ग्रुप में आता है, क्योंकि कई बार प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या पूछा जा सकता है कि भाई ये जो मंदिर है, जैसे हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे चित्रगुप्त मंदिर, ठीक, या कंदारिया महादेव मंदिर, ठीक, ये कौन से समूह में आते हैं? ठीक, तो वहां ऑप्शन दे देगा ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न, नॉर्दर्न। देखिए, नॉर्दर्न नाम का कोई ग्रुप है नहीं, ग्रुप 3 ही है, समूह 3 ही है, पश्चिमी समूह वेस्टर्न ग्रुप, पूर्वी समूह ईस्टर्न ग्रुप, और सदर्न दक्षिण मंदिर समूह। ठीक, तो आपको याद रखना है, एक तो संख्या याद रखनी है, ईस्टर्न में 7, वेस्टर्न में 8 और सदर्न में 3। ठीक, अब हम एक एक करके सभी मंदिर को देखेंगे
किसका मंदिर कहाँ पर, पूर्वी समूह में कौन कौन से मंदिर हैं, पश्चिमी समूह में कौन कौन से मंदिर हैं, ठीक है, और उनके बारे में एक एक दो दो पॉइंट्स हम देखेंगे। ठीक, तो यहां तक आपको समझ में आया। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, खजुराहो के जो मंदिर हैं ये 950 से 1050 ईस्वी पूर्व में चंदेल शासकों ने बनवाए थे। इसका जो निर्माण शैली या स्टाइल था वो नागर स्टाइल था। इसकी सबसे पहले जानकारी या इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो वो एल बरूनी और इबान बतूता ने। अब इसमें कुल मंदिर 85 हुआ करते थे, जिसमें अभी वर्तमान में सिर्फ 22 मंदिर शेष, 22 टेम्पल्स आर। इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया 1986 में। ठीक, और ये जो पूरा खजुराहो का ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, जो मंदिर समूह है, वो 3 भाग में बटा हुआ है, वेस्टर्न, ईस्टर्न और सदर्न। ईस्टर्न ग्रुप की बात करें, पूर्वी समूह की बात करें तो इसमें 7 मंदिर हैं। पश्चिमी समूह की बात करें तो इसमें 8 मंदिर हैं। और दक्षिणी समूह साउदर्न ग्रुप की बात करें तो इसमें 3 मंदिर हैं। ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आई। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में मध्य प्रदेश में, ठीक, खजुराहो के अलावा 2 और साइट्स हैं, एक है सांची और तीसरा है भीमबेटका। ठीक, इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मतलब जब हम ये उसका तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। ठीक, तो अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है ईस्टर्न ग्रुप, ठीक है, पूर्वी मंदिर समूह। तो इसमें जो ये सबसे पहले आपको जो ये मंदिर नजर आ रहा है, ये है पारश्वनाथ का मंदिर, पारश्वनाथ टेम्पल। दिस इज पारश्वनाथ टेम्पल। ठीक, तो ये कौन सा मंदिर है, पारश्वनाथ का मंदिर। इसके बारे में आप 2 पॉइंट्स लिख लीजिए। इसका निर्माण जो हुआ वो 950 से लेके 970 एडी के बीच में हुआ, अप्रोक्सीमेटली माना जा रहा है, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि 975 से 950 से 970। ठीक है, और ये जो मंदिर है, ठीक है, ये जैन तीर्थंकर को समर्पित किया गया है। मतलब इट हैज बीन डेडिकेटेड टू जैन तीर्थंकर, डेडिकेटेड डेडिकेटेड टू जैन तीर्थंकर्स। देखिए, आपने जैन तीर्थंकरों के बारे में सुना होगा। जैसे तो हम जब हिस्ट्री में जब जैनिज्म पढ़ेंगे, ठीक, तो हम देखेंगे कि तीर्थंकर कौन हुआ करते थे। वैसे शॉर्ट में आपको मैं बता दूं तो जैन समाज के जो गुरु हुआ करते थे या जिनकी पूजा किया करते थे, वो सारे तीर्थंकर कहलाते थे। जैसे वर्धमान महावीर जो थे, ठीक है, जो जैनियों के जो सबसे पूजनीय है, जिनकी पूजा की जाती है जैन धर्म के द्वारा, वर्धमान महावीर, वो भी जैन के तीर्थंकरों में थे, वो 24वें तीर्थंकर थे। ऐसे ही पारश्वनाथ भी एक तीर्थंकर हुआ करते थे जैनों के। ठीक, तो जो पारश्वनाथ मंदिर है, ये किसको समर्पित किया गया, जैन तीर्थंकरों को। ठीक, इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो मूर्ति मिलती है वो बाहुबली की मिलती है। ठीक है, जो आइडल मिला है, मूर्ति, वो किसकी मिली है, बाहुबली। ठीक, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो आइडल या जो मूर्ति मिली है वो किसकी मिली है, बाहुबली की। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आदमकद प्रतिमाएं लगी हुई हैं। आदमकद प्रतिमाएं मतलब लाइफ साइज स्टैच्यूज। यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, लाइफ साइज स्टैच्यूज। ठीक, यहाँ पर क्या लगे हैं, लाइफ साइज स्टैच्यूज। अगर आप इस मंदिर को यहाँ पर ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पर आपको छोटे छोटे स्टैच्यूज नजर आ रहे हैं। ये नजर आ रहा है आपको, देखिए ये छोटे छोटे स्टैच्यूज नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लाइफ साइज स्टैच्यूज लगे हैं। ठीक है, अब किसके किसके लगे हैं, यमन, नर नारी, वराहा। ठीक है, तो इसमें आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर जो लाइफ साइज स्टैच्यूज लगे हैं वो ये लगे हैं यमन। इसके अलावा आपको मिलेंगे नर नारी। ठीक है, नर नारी, और इसके अलावा वराह। इनके लाइफ साइज स्टैच्यूज मतलब आदमकद प्रतिमाएं लगी हुई हैं। ठीक है, तो पारश्वनाथ मंदिर सबसे पहले तो पूर्वी मंदिर समूह है, ठीक, का मंदिर है। 950 से 970 एडी में इसको बनाया गया। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो जैन तीर्थंकरों को यह मंदिर समर्पित है। ठीक है, किसको समर्पित है, जैन तीर्थंकरों को। ठीक है, इसके अलावा मूर्ति अगर हम बात करें तो बाहुबली की मूर्ति इसमें लगी हुई है। ठीक है, किसकी मूर्ति लगी हुई है, बाहुबली की। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें
तो यहाँ पर आदम कद प्रतिमाएं मतलब लाइफ साइज स्टैचूज लगे हैं, किसके किसके, यमन, नर नारी, वराह। ठीक, तो ये था पार्श्वनाथ का मंदिर। ठीक, अगला बात करें, अगला जो ये मंदिर है, ठीक है, ये जो मंदिर है ये आदिनाथ का मंदिर है। ठीक है, ये कौन सा मंदिर है, आदिनाथ का मंदिर। अगला जो टेम्पल है वो किसका है, आदिनाथ का मंदिर। ठीक, आदिनाथ के मंदिर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसको जो है, ठीक है, निरंधर स्टाइल का बनाया गया। ठीक है, ये जो मंदिर है, ठीक है, ये किस स्टाइल का बनाया गया है, निरंधर स्टाइल का। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, निरंधार शैली का सुंदर ये मंदिर बनाया गया, आदिनाथ का मंदिर। ठीक है, अब इसका जो ऊंचाई है अगर हम बात करें, तो इसका जो शिखर है उसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट किया, इट्स पीक, मतलब पीक मतलब होता है शिखर, ठीक है, इज द मोस्ट प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो इज द मोस्ट प्रोटेक्टेड, तो इसका जो शिखर है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा सर्वाधिक सुरक्षित है। ठीक है, और ये यहाँ पर जैन धर्म की 16 मूर्तियां लगाई गई हैं, मतलब 16 जैन्स स्टैच्यूज आर इंस्टॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो जैनियों की 16 मूर्ति स्थापित की गई, ठीक है, 16 स्टैच्यूज आर प्रेजेंट इन दिस टेम्पल। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस मंदिर के गर्भगृह तथा ड्योढ़ी ही मात्र अवशेष बचे। मतलब देखिए ये मंदिर जो है अगर आप ध्यान से देखिए तो ये मंदिर पूरी तरीके से टूट चुका है। ठीक है, ये मंदिर जो है वो पूरी तरीके से क्या है, टूट चुका है। अब इसमें बचा क्या क्या है, तो बचा क्या क्या है, तो बचा एक तो गर्भगृह बचा है। ठीक है, तो इसमें मंदिर में बचा क्या क्या है, तो एक तो गर्भगृह बचा है, और दूसरा जो पोर्च होता है ना, जिसको हम ड्योढ़ी कहते हैं, क्या बोलते हैं, ड्योढ़ी, पोर्च। ठीक है, पोर्च जो होता है जिसको ड्योढ़ी कहते हैं। ठीक, तो ये दो चीजें बची, ठीक है, इस मंदिर में, तो एक तो गर्भगृह, ठीक है, और दूसरा ड्योढ़ी, मतलब गर्भगृह और पोर्च, यही बस बचा है। दीज आर ओनली रिमेन्स इन द टेम्पल। ठीक, तो इसी के रिमेन्स अभी बचे हुए हैं आदिनाथ के मंदिर में। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि निरंधार शैली का बना हुआ ये मंदिर है। ठीक है, इसके शिखर को सबसे ज्यादा सुरक्षित रखा गया। ठीक, इसमें 16 जैनों की मूर्ति स्थापित की गई है, और इसका सिर्फ गर्भगृह और ड्योढ़ी, गर्भगृह और पोर्च, सिर्फ यही अवशेष बचे हैं, यही रिमेन्स बचे। क्लियर हुआ, तो ये था आदिनाथ का मंदिर। ठीक, आदिनाथ का मंदिर भी कहाँ है, पूर्वी मंदिर समूह में। ठीक, अगला ये जो मंदिर है ये है घंटाई टेम्पल, घंटाई मंदिर। ये सारे पूर्वी समूह के मंदिर चल रहे हैं, इसके मंदिर चल रहे हैं पूर्वी समूह के। ठीक है, तो घंटाई मंदिर, यहाँ एन कर लीजिएगा, ए एन, घंटाई मंदिर, घंटाई टेम्पल। ठीक है, इस मंदिर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो घंटियां हैं, ठीक है, और उसके द्वारा लगी हुई जो चेन्स है, या जिनको हम सांकल कहते हैं, ठीक है, तो इस मंदिर को घंटाई मंदिर इसीलिए कहा गया है क्योंकि इस मंदिर में चेन्स लगी हैं और बेल्स लगी। ठीक है, चेन मतलब अगर हम बात करें तो सांकल। ठीक है, चेन मतलब होता है सांकल, और घंटियां, बेल का मतलब होता है घंटियां। ठीक है, तो इस मंदिर का नाम ही इसी कारण से पड़ा है घंटाई मंदिर। ठीक, तो एक तो सांकल और घंटियों के कारण इसका नामकरण हुआ घंटाई मंदिर, और ये मंदिर भी जैन धर्म से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इट इज रिलेटेड टू जैनिज्म। ठीक है, तो घंटाई मंदिर भी जो है ये किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पर जो मंदिर है, प्रतिमा जो है, ठीक है, वो चक्रेश्वरी देवी की है। ठीक है, तो प्रतिमा आपको याद रखना है चक्रेश्वरी देवी। ठीक, तो चक्रेश्वरी देवी का जो मूर्ति है, प्रतिमा,
वो इस मंदिर में लगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस मंदिर का भी जो मतलब एक तरीके से कहा जाए तो निर्माण कार्य उसी समय पे हुआ, लगभग लगभग 10वीं शताब्दी में, ठीक। तो आपको समझ में आया घंटाई मंदिर। घंटाई मंदिर में क्या है, चूंकि यहाँ पर चेन और घंटियां हैं, इसी कारण से इसका नामकरण घंटाई मंदिर हुआ। मतलब सांकल और घंटियों के कारण ही इसका नाम घंटाई मंदिर हुआ। इसके अलावा ये मंदिर जैनिज्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। और इसमें जो प्रतिमा लगी हुई है वो चक्रेश्वरी देवी की लगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है आइडल जो लगा है वो चक्रेश्वरी देवी, ठीक। तो ये था घंटाई मंदिर, ठीक। तो समझ में आया आपको, ठीक, घंटाई मंदिर। अगला ये जो मंदिर है ये है जवारी टेम्पल, जवारी मंदिर, ठीक। अगला जो ये मंदिर है ये है जवारी मंदिर, जवारी टेम्पल, ठीक। इसका भी निर्माण कार्य उसी समय पर 1050 ईस्वी के आसपास हुआ है। और ये मंदिर आपको याद रखना है भगवान विष्णु को समर्पित है। दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, याद रखिएगा। दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, जवारी मंदिर। किससे, किसको समर्पित है, भगवान विष्णु को, ठीक। इसके अलावा अगर हम इसकी शैली बात करें तो इसकी शैली भी निरंधार है, ठीक है। निरंधार, देखिए निरंधार भी एक नागर शैली होती है, ठीक है, निरंधार शैली, ठीक है। तो निरंधार शैली आपको याद रखना है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर जवारी का मंदिर जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है, भगवान विष्णु को। और यहाँ पर आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर 9 ग्रह की मूर्तियां स्थापित है। जो 9 ग्रह है ना, 9 ग्रह, इनके आइडल्स या हम कहें स्टैच्यूज, तो जो 9 ग्रह की मूर्तियां हैं वो यहाँ पर स्थित है इस मंदिर में, ठीक। देखिए ये छोटे छोटे से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि क्या होता है कि प्रीलिम्स में कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है, ठीक है। मेंस में तो आपको लिखना ही पड़ेगा, अगर जवारी मंदिर आया तो 2-3 पॉइंट्स तो आपको लिखने पड़ेंगे। लेकिन जैसे अगर आप, ये क्वेश्चन उठ सकता है कि भाई खजुराहो का उस मंदिर का नाम बताइए जहां पर 9 ग्रह की मूर्तियां स्थापित है, ठीक। तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान से पढ़ने होंगे, तो आप बता पाओगे कि हाँ जवारी मंदिर। क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा तो आप वहां पर तुक्का नहीं लगा पाओगे, 4 ऑप्शन में आप तुक्का नहीं लगा पाओगे, ठीक। तो 9 ग्रह की मूर्तियां यहां पर स्थापित की गई हैं। भगवान विष्णु, लॉर्ड विष्णु को ये टेम्पल डेडिकेटेड है, ठीक। तो ये है जवारी मंदिर। समझ में आया आपको जवारी मंदिर, ठीक। ठीक, अगला ये जो मंदिर है, ठीक है, ये आप सिर्फ इसका नाम याद रख लीजिए क्योंकि इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है। ये है शांतिनाथ का मंदिर, शांतिनाथ टेम्पल, ठीक है। तो आपको सिर्फ इसका नाम याद रखना है, शांतिनाथ मंदिर। ये भी पूर्वी मंदिर समूह का एक पार्ट है, ठीक है। तो शांतिनाथ मंदिर, ठीक। अगला बात करें, ये जो मंदिर है ये है वामन मंदिर, ठीक है। कौन सा टेम्पल है, वामन टेम्पल, वामन मंदिर, ठीक। इस टेम्पल या इस मंदिर का भी जो निर्माण हुआ है, ठीक है, वो कब हुआ है, 1050 ईस्वी, ठीक है। और ये जो मंदिर है, ठीक है, वो वामावतार का मंदिर है, ठीक है। तो ये जो मंदिर है ये किसको डेडिकेटेड है, वामावतार को, ठीक। तो वामावतार इसको समर्पित है, वामन का मंदिर, ठीक है। तो डेडिकेटेड किसको है, वामन अवतार, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी जो शैली है वो है सप्तरथ, ठीक है। ये सब नागर स्टाइल की शैलियां हैं, ठीक है। बस आपको नाम याद रखना है, क्या है, सप्तरथ। तो सप्तरथ, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, ये वामावतार को समर्पित है, डेडिकेटेड टू वामावतार। इसके अलावा इसकी जो शैली है वो सत्रथ, ठीक है, सप्तरथ, ठीक है। और इसका अगर हम बात करें अलंकरण, जिसको हम ऑर्नामेंटेशन कहते हैं,
अलंकरण का मतलब होता है ऑर्नामेंटेशन। ठीक है, तो इसके अलंकरण या ऑर्नामेंटेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये चैत्याकार मेहराब द्वारा, ठीक है, तो चैत्य शेप्ड आर्क, मतलब इसका जो ऑर्नामेंटेशन है वो है चैत्य शेप्ड आर्क। याद रखिए, चैत्य शेप्ड आर्क मतलब चैत्याकार मेहराब द्वारा, ठीक है, तो चैत्य शेप्ड आर्क ये ऑर्नामेंटेशन है या हम कहें अलंकरण है। ठीक, तो आपको इसमें 3 पॉइंट याद रखने हैं वामन के मंदिर में। सबसे पहला तो वामावतार इनको समर्पित है। इसमें जो शैली या स्टाइल है वो है सप्तरथ। ठीक, और जो ऑर्नामेंटेशन या अलंकरण है वो है चैत्याकार मेहराब, चैत्य शेप्ड आर्क। ठीक, तो ये था वामन मंदिर। ठीक, अगला बात करें, ये जो अगला मंदिर है ये है ब्रह्म टेम्पल। ठीक, अगला ये जो है ये है ब्रह्म मंदिर। ठीक है, ब्रह्म टेम्पल। ठीक, इसके बारे में आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहले तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। देखिए, ब्रह्म टेम्पल से आप ये मत मान लीजिएगा कि ये ब्रह्मा जी को समर्पित है। ठीक है, तो ये मंदिर किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। ठीक है, पहला। और दूसरा, ये जो मंदिर है, ठीक है, ये ग्रेनाइट का बना है। किसका बना है? ग्रेनाइट का बना है। और दूसरा जो है सैंड स्टोन, जिसको बलुआ पत्थर कहते हैं। क्या बोलते हैं? बलुआ पत्थर। सैंड स्टोन को हिंदी में बलुआ पत्थर कहते हैं। ठीक, तो एक तो ग्रेनाइट, ठीक है, और दूसरा बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है इस मंदिर को बनाने में, ग्रेनाइट और सैंडस्टोन का। ठीक है, तो ये था ब्रह्म मंदिर। ठीक, तो हमने पूर्वी समूह के 7 मंदिर देखे। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं कौन कौन से मंदिर थे। तो पहला था पार्श्वनाथ का मंदिर, उसके बाद था आदिनाथ मंदिर, उसके बाद घंटाई मंदिर, जवारी मंदिर, शांतिनाथ मंदिर, वामन मंदिर और ब्रह्म मंदिर। तो ये 7 मंदिर जो हैं ये पूर्वी मंदिर समूह के। ठीक, पार्श्वनाथ, आदिनाथ, घंटाई, जवारी, शांतिनाथ, वामन, ब्रह्म, ये 7 टेम्पल किसके हुए? ईस्टर्न ग्रुप के, मतलब पूर्वी मंदिर। ठीक, अब बात करते हैं अगली, जो है पश्चिमी मंदिर समूह। ठीक, तो पश्चिमी मंदिर समूह में सबसे पहला जो है वो मंदिर है ये है कंदारिया महादेव मंदिर। ठीक, तो ये है कांदारिया महादेव टेम्पल। ठीक, तो कांदारिया महादेव मंदिर। ठीक, ये मंदिर बना। ठीक, इस मंदिर का निर्माण कार्य जो हुआ वो 1000 से 1050। देखिए, सबके निर्माण कार्य आप जो मैंने रेंज बताई है ना, 950 से 950 से 1050 तक, तो उसके आसपास आप रख सकते हैं। ठीक है, तो निर्माण इसका करवाया गया। ठीक है, और ये अगर हम बात करें तो इस समूह का सबसे भव्य मंदिर कहलाता है, मतलब मोस्ट मैग्निफिसेंट टेम्पल ऑफ दिस ग्रुप। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है सबसे पहला पॉइंट, मोस्ट मैग्निफिसेंट टेम्पल ऑफ दिस ग्रुप। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात तो कि कंदारिया महादेव मंदिर ये इस समूह का सबसे भव्य मंदिर है। ठीक, अब ये किसको समर्पित है? तो ये भगवान शिव को समर्पित है। महादेव से आप समझ गए, लॉर्ड शिव। ठीक, तो दूसरा ये किसको, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे आप कि ये डेडिकेटेड किसको है? लॉर्ड शिवा। ठीक है, मतलब ये भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये जो मंदिर है, ठीक है, ये आपको बलुआ पत्थर सैंड स्टोन का बना हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये जो मंदिर है, ठीक है, इसको बलुआ पत्थर से बनाया गया है। ठीक है, और ये मंदिर अगर आप यहां पर ध्यान दें तो एक चबूतरे के ऊपर बनाया गया है जिसको प्लेटफॉर्म कहते हैं। प्लेटफॉर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? चबूतरा। ठीक, तो ये जो चबूतरा है, ठीक है,
इसके ऊपर ये मंदिर बलुआ पत्थर का बनाया गया है, सैंडस्टोन का। ठीक, तो आपको ये याद रखना, ठीक है। और इसका जो मंडप है, अगर हम बात करें, देखिए हर मंदिर में एक मंडप होता है, ठीक है। अभी हम जब नागर स्टाइल पढ़ेंगे तब नागर स्टाइल में हम देखेंगे कि एक मंदिर में क्या क्या होता है। गर्भगृह, मंडप, बहुत सारी चीजें होती हैं एक मंदिर में, ठीक है। तो किसी भी मंदिर को शिखर, ठीक है, ठीक है, कलश, ये सब चीजें होती हैं। मैं नागर स्टाइल जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो इस मंदिर में आपको ये याद रखना है, इसका जो मंडप है ना, ठीक है, वो केव के समान है, गुफा के समान। मतलब इसका जो मंडप बना हुआ है वो किसके समान है, एक गुफा के समान, ठीक है। तो कांदारिया महादेव मंदिर, सबसे पहली बात तो पश्चिमी समूह का सबसे भव्य मंदिर, मोस्ट मैग्निफिसेंट टेम्पल ऑफ दिस वेस्टर्न ग्रुप। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, लॉर्ड शिवा। ठीक, इसके अलावा ये मंदिर जो है ये बलुआ पत्थर सैंडस्टोन का बना है, और ये मंदिर एक प्लेटफॉर्म या जिसको हम चबूतरा कहते हैं, चबूतरे के ऊपर बना है। और इस मंदिर का जो मंडप है वो किसके समान है, गुफा के समान, केव के समान। क्लियर हुआ? तो ये था कंदारिया महादेव मंदिर। ठीक, इसके बाद जो अगला मंदिर है, ठीक है, ये है 64 योगिनी मंदिर। ठीक है, तो इसका टेम्पल का नाम है 64 योगिनी टेम्पल। ये मंदिर जो है ये कौन सा है, 64 योगिनी मंदिर। ठीक है, ये अगर हम बात करें तो ये 64 योगिनी मंदिर जो है ये खजुराहो का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। सबसे पहला पॉइंट आपको इसमें ये याद रखना है, इट इज द ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ खजुराहो। मतलब खजुराहो में जितने भी मंदिर हैं, ठीक है, उनका सबसे प्राचीनतम मंदिर कौन कहलाता है, 64 योगिनी मंदिर। ठीक है, पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसका निर्माण की बात करें तो इसको रफ ग्रेनाइट का बनाया गया है। कौन से ग्रेनाइट का बनाया गया है, रफ ग्रेनाइट। ठीक है, तो रफ ग्रेनाइट, रफ का मतलब अगर हिंदी में बात करें तो इसका मतलब है अपरिष्कृत, अपरिष्कृत। ठीक है, तो अपरिष्कृत ग्रेनाइट, रफ ग्रेनाइट का बनाया गया है। ठीक है, तो 64 योगिनी मंदिर एक तो सबसे प्राचीनतम मंदिर है, ठीक है, और इसको अपरिष्कृत मतलब रफ ग्रेनाइट का बनाया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, ये शिव सागर लेक के पास है, नियर टू शिव सागर लेक। शिव सागर जो है एक क्या कहते हैं, झील है। ठीक है, तो ये शिव सागर झील जो है उसके निकट है ये मंदिर 64 योगिनी का। ठीक है, ठीक, ये चीज क्लियर हुई। और यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर इसका नाम 64 योगिनी इसलिए पड़ा है क्योंकि यहां पर 64 छोटे मंदिर हैं, 64 स्मॉल टेम्पल्स। ठीक है, अलग अलग टेम्पल्स बने, ये आपको कुछ नजर आ रहे होंगे, ये एक टेम्पल, ये दूसरा, फिर आप यहाँ देख रहे हैं तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे यहाँ पर 64 मंदिर बने हुए हैं छोटे। ठीक है, तो 64 स्मॉल टेम्पल्स। ठीक है, इसको एक परिधि या जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में पेरीमीटर, इसको एक पेरीमीटर में अरेंज किया गया। मतलब कि ये जो 64 छोटे मंदिर है, ठीक है, इसको एक परिधि में आयोजित किया गया है। परिधि का मतलब होता है पेरीमीटर। ठीक है, तो एक पेरीमीटर में इन 64 स्मॉल टेम्पल्स को अरेंज किया गया है, और इसीलिए इसका नाम 64 योगिनी पड़ा है। ठीक, तो 64 योगिनी मंदिर आपको समझ में आया। सबसे पहली बात तो खजुराहो का सबसे प्राचीनतम ओल्डेस्ट टेम्पल है 64 योगिनी। इसके अलावा ये अपरिष्कृत मतलब रफ ग्रेनाइट का बनाया गया। इसके अलावा तीसरा पॉइंट शिव सागर झील के निकट है, नियर टू शिव सागर लेक, और इसमें 64 छोटे मंदिरों को एक परिधि में आयोजित
किया गया है, मतलब 64 स्मॉल टेम्पल्स आर अरेंज्ड इन अ पेरीमीटर। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आए। तो ये था 64 योगिनी मंदिर। अगला मंदिर बात करें, ये बड़ा फेमस मंदिर है, ये है चित्रगुप्त टेम्पल। ठीक है, चित्रगुप्त मंदिर। ठीक है, अगला जो टेम्पल है वो कौन सा है? चित्रगुप्त टेम्पल, चित्रगुप्त मंदिर। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, ये डेडिकेटेड या समर्पित है सूर्य देव को, सन गॉड। ठीक, तो आपको ये याद रखना है, चित्रगुप्त जी का जो मंदिर है ये सूर्य देवता को समर्पित है, सन गॉड को समर्पित है। ठीक है, चित्रगुप्त जी का मंदिर। और अगर हम बात करें तो यहां पर जो प्रतिमा लगी हुई है, ठीक है, जिसमें 7 घोड़ों, ठीक है, इसके रथ पर सवार, ठीक है, मतलब कि यहां पर जो आइडल या जिसे कहते हैं प्रतिमा बनी है, इट इज राइडिंग ऑन अ चैरियट, राइडिंग ऑन अ चैरियट, ठीक, विथ 7 हॉर्सेस, इसकी प्रतिमा बनी हुई है। ठीक है, मतलब एक कोई राइडिंग कर रहा है, एक रथ पे बैठा है वो, और उस रथ में आगे कितने घोड़े लगे? 7 घोड़े। ठीक है, तो ये चित्रगुप्त मंदिर के अंदर जो प्रतिमा स्थित है, इसमें क्या है? 7 घोड़ों वाला रथ पर सवार, राइडिंग ऑन अ चैरियट विथ 7 हॉर्सेस। ठीक है, तो इसका प्रतिमा जो है, ठीक है, या आइडल जो है, ये चित्रगुप्त के मंदिर पर मौजूद है। ठीक, सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये सूर्य देव को समर्पित है, और इसमें जो प्रतिमा लगी हुई है वो 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार है। देखो, रथ को इंग्लिश में चैरियट कहते हैं, रथ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चैरियट। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको। अगला बात करें, अगला ये जो मंदिर है ये है विश्वनाथ मंदिर। ठीक है, अगला जो ये टेम्पल है वो कौन सा है? विश्वनाथ टेम्पल। ठीक, तो विश्वनाथ मंदिर की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो इसको पंचयातन, ठीक है, पंचयतन स्टाइल का बनाया गया है, पंचयतन स्टाइल का बनाया गया है इसको। ठीक है, तो इस मंदिर को सबसे पहले तो किस चीज का बनाया गया है? पंचयतन शैली का बनाया गया। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो यहां पर पूर्णता, एक तरीके से कहा जाए तो ये बड़ा विकसित मंदिर है। ठीक है, तो पूर्णता विकसित मंदिर है, जिसमें एक तरीके से कहा जाए तो प्रवेश मंडप, इसके अलावा गवाक्ष युक्त मंडप और गर्भगृह, तीनों चीजें मौजूद है। ठीक, मतलब कि ये एक तो सबसे पहली बात तो पूर्णतः विकसित, फुल्ली डेवलप्ड टेम्पल है। ठीक है, तो कैसा टेम्पल है? फुल्ली डेवलप्ड टेम्पल। ठीक, तो पूर्णतः विकसित मंदिर है, फुल्ली डेवलप्ड टेम्पल। इसमें एंट्रेंस मंडप भी है। ठीक, एंट्रेंस मंडप का मतलब है प्रवेश मंडप। इसके अलावा बात करें, अगला जो है वो है गवाक्षा युक्त मंडप। ये पॉइंट सब नोट करते चलिए, गवाक्षा युक्त मंडप। ठीक, तो पहला है एंट्रेंस मंडप, दूसरा है गवाक्षा युक्त मंडप, और तीसरा है गर्भगृह। ये तीनों चीजें इसमें मौजूद है, इसीलिए इस मंदिर को कहा जाता है एक पूर्णता विकसित मंदिर, फुल्ली डेवलप्ड। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें, एक तो आपको ये याद रखना है, तो एक तो पंचयातन स्टाइल, मतलब पंचयातन शैली से निर्मित किया गया है, और ये पूर्णता विकसित मंदिर है, जिसमें एंट्रेंस मंडप भी है, गवाक्षा युक्त मंडप भी है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो गर्भगृह भी। ठीक, तो ये है विश्वनाथ मंदिर। ठीक है, ये जितने भी मंदिर बता रहा हूं मैं, चाहे वो कंदारिया महादेव मंदिर हो, 64 योगिनी मंदिर हो, चित्रगुप्त मंदिर हो, या विश्वनाथ मंदिर हो, ये सब पश्चिमी समूह के मंदिर, वेस्टर्न घाट के।
क्लियर है? ठीक। अगला अगर हम बात करें तो अगला ये जो मंदिर है ये है लक्ष्मण टेम्पल। ये बड़ा फेमस है। ठीक है, लक्ष्मण मंदिर। खजुराहो जाएंगे आप तो सबसे पहले आपको गाइड जो है वो यही दिखाते हैं, लक्ष्मण मंदिर या कंदारिया महादेव मंदिर। ठीक। तो लक्ष्मण जो मंदिर है, ठीक है, इसका अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसको जो है 984 एडी में बनवाया गया था, 984 एडी। ठीक है, और इसको बनवाने वाले थे यशोवर्मन। इसको बनवाने वाले कौन थे? यशोवर्मन। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ठीक है, लक्ष्मण मंदिर का निर्माण यशोवर्मन, या इनको लक्ष्मण वर्मन भी कहते थे। क्या बोलते थे इनको? लक्ष्मण वर्मन। ठीक है, तो यशोवर्मन या लक्ष्मण वर्णन कहा जाता था इसमें। ठीक है, और इसमें जो भगवान विष्णु का बैकुंठ रूप दिखाया गया। ठीक है, मतलब इसमें जो एक तरीके से कहा जाए तो ये जो डेडिकेटेड है, ये भगवान विष्णु का बैकुंठ रूप। ठीक है, तो बैकुंठ फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु, बैकुंठ फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु। ठीक है, तो भगवान विष्णु का बैकुंठ अवतार, ठीक है, उसके रूप में इसको दिखाया गया। तो लक्ष्मण मंदिर में आपको दो चीजें याद रखनी है। एक तो 984 ईस्वी में बना हुआ है, यशोवर्मन या लक्ष्मण वर्मन के द्वारा बनाया गया है, भगवान विष्णु को बैकुंठ रूप को समर्पित है, और मन, ठीक है, तो ये चीजें, ठीक है। ठीक, तो ये था लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, अब लक्ष्मण मंदिर के बाद, ठीक है, अगला जो मंदिर है वो है मंतगेश्वर मंदिर। ठीक है, ये जो मंदिर है, ये कौन सा मंदिर है? ये है मंतगेश्वर मंदिर। मंतगेश्वर टेम्पल या मंतगेश्वर मंदिर। मंतगेश्वर मंदिर की बात करें तो ये भी अगर आप देखें तो एक बड़े चबूतरे, हाई प्लेटफॉर्म के ऊपर बना हुआ मंदिर है। ठीक है, और ये भी बलुआ पत्थर का बना है, सैंडस्टोन का। ये आपको याद रखना है। ठीक, तो एक तो ये, ठीक है, ये सैंडस्टोन, ठीक है, मंतगेश्वर जो मंदिर है ये एक तो ऊंचे चबूतरे, या जिसे हम कहते हैं कि हाई प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, और ये किसका बना है? बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन का, और ये भगवान शिव को समर्पित है। दो पॉइंट्स याद रखिए, किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, तो ये था मंतगेश्वर मंदिर। ठीक, अब इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, तो पश्चिमी समूह में आपको दो और मंदिर याद रखने हैं। ये जो मंदिर है इसका सिर्फ नाम याद रख लीजिएगा, वराहा टेम्पल। ये मंदिर कौन सा है? वराहा टेम्पल। आपको सिर्फ नाम याद रखना है, और सिर्फ इतना याद रखना है कि ये पश्चिमी समूह का मंदिर है, वेस्टर्न ग्रुप का। ठीक, तो एक तो आपको ये याद रखना है, वराहा मंदिर। ठीक है, और अगला जो मंदिर है ये आपको एक और मंदिर याद रखना है। ये कौन सा मंदिर है? ये है जगदम्बी मंदिर। जगदम्बी टेम्पल। ये कौन सा मंदिर है? जगदम्बी मंदिर। ठीक, तो जगदम्बी टेम्पल आपको ये याद। ठीक, तो हमने अब किस कौन से मंदिर पढ़े? पश्चिमी समूह के मंदिर पढ़े। कौन कौन से मंदिर पढ़े? तो सबसे पहला तो हमने पढ़ा कंदारिया महादेव मंदिर, इसके बाद 64 योगिनी मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, मंतगेश्वर मंदिर, वराह मंदिर और जगदम्बी मंदिर। ठीक, तो ये आठों जो मंदिर हैं ये किसके समूह के हैं? पश्चिमी मंदिर। पूर्वी समूह हम पढ़ चुके हैं, पश्चिमी समूह पढ़ चुके। अब सिर्फ एक बच गया, वो है दक्षिणी समूह। ठीक है, दक्षिणी समूह में, ठीक है, आपको मंदिर याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें तो सिर्फ तीन मंदिर। ठीक है, अगर ये मंदिर की बात करें तो इस मंदिर का नाम है दूल्हा देव। दूल्हा देव टेम्पल। ठीक है, तो इस मंदिर का नाम क्या है? दूल्हा देव मंदिर। ठीक है, आपको इसमें ये याद रखना है कि ये भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको दूल्हा देव मंदिर में ये याद रखना है कि ये भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, और यहाँ पर
जो प्रतिमा या जिसे हम कहते हैं आइडियल या स्टैच्यू, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये किसकी प्रतिमा बनी हुई है? ये अष्ट धातु निर्मित मकर पर विराजमान, ठीक है, मतलब इसमें जो स्टैच्यू बना है वो किसका बना है? अष्ट धातु का, मेड ऑफ अष्ट धातु, ठीक है। तो ये एक तो अष्ट धातु का बना है और ये किस पर बैठा हुआ है? मकर पर, सीटेड ऑन मकर, ठीक है। तो अष्ट धातु निर्मित मकर पर विराजमान है, ठीक है। अब ये अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये था दूलादेव मंदिर। तो दूलादेव मंदिर में आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, एक तो भगवान शिव को समर्पित है ये, ठीक, और दूसरा अष्ट धातु, ठीक है, वो मकर पर विराजमान, अष्ट धातु निर्मित है, ठीक। इसके बाद अगला बात करें, अगला जो ये मंदिर है ये है चतुर्भुज मंदिर, चतुर्भुज टेम्पल, ठीक। इसमें दो पॉइंट आप और याद कर लीजिएगा। चतुर्भुज मंदिर में यहां पर विष्णु जी का नरसिंह अवतार की प्रतिमा लगी हुई है, मतलब विष्णु भगवान का जो नरसिम्हा अवतार, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो आइडल लगा हुआ है, प्रतिमा जो है, वो विष्णु भगवान का नरसिम्हा अवतार, ठीक है। तो विष्णु भगवान का नरसिम्हा, ठीक है, नरसिंह अवतार की प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका जो शिखर है वो सामान्य और ठोस है, ठीक है, मतलब अगर हम शिखर की बात करें इसका, तो इसका सामान्य और ठोस, मतलब कि सिंपल एंड सॉलिड। तो शिखर जो बना हुआ है वो है सिंपल एंड सॉलिड, ठीक, ठीक, सिंपल एंड सॉलिड। तो इसका शिखर जो बना है वो बना है सिंपल एंड सॉलिड, ठीक। और यहाँ पर विष्णु विष्णु भगवान के नरसिंह अवतार, ठीक है, इनकी प्रतिमा, ठीक। तो ये थे चतुर्भुज मंदिर, ठीक है। इसके अलावा आपको एक मंदिर और याद रखना है, ये है वैद्यनाथ का मंदिर, इसका सिर्फ नाम याद रखिएगा, वैद्यनाथ टेम्पल, ठीक। तो वैद्यनाथ, ठीक। तो दक्षिण समूह के तीन मंदिर थे, दूलादेव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और वैद्यनाथ, ठीक। तो ये पूरे खजुराहो समूह के मंदिर हमने पढ़े जो चंदेलों के द्वारा बनवाए गए। समझ में आया आपको? ठीक। खजुराहो आज की डेट में एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। 1986 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। क्लियर हुआ? ठीक। अब जो हमें अगला पढ़ना है वो पढ़ना है कच्छ फागत पीरियड, मतलब कच्छ फागत कालीन स्थापत्य कला। कच्छ फागत वंश के समय पर कौन कौन से स्थापत्य यहाँ पर थे, ठीक है, वो हमें पढ़ना है। तो अगर हम बात करें तो इस राजवंश में भी, ठीक है, मंदिर का निर्माण जो था, ठीक है, वो गोपांचल जो क्षेत्र था, ठीक है, उसमें मंदिर वास्तुकला का व्यापक विकास हुआ, ठीक है। जैसे अगर हम गोपांचल की क्षेत्र की बात करें तो मतलब जैसे जो ग्वालियर है, सिहुनिया है, धूपकुंड है, धनाचा है, चेंट है, ठीक है, ये सारी चीज, ठीक है। तो यहाँ पर इनके ज्यादातर मंदिरों के अवशेष हमको मिले, ठीक है, मतलब प्रमाण प्राप्त हुए, ठीक। तो कच्छपागत वंश में भी गोपांचल क्षेत्र में मंदिर वास्तुकला में भी ये निर्मित रहे, ठीक। अब इनके जो मंदिर हैं, ठीक है, आपको दो मंदिर याद रखने हैं इसमें, कच्छपागत वंश के समय पर ये दो मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ये जो मंदिर आपको नजर आ रहा है ये है काकड़ा मठ, ठीक है। कौन सा मंदिर है ये? काकड़ा मठ टेम्पल, ठीक है, ऑफ सिहोनिया, ठीक है। तो आपको याद रखना है काकड़ा मठ टेम्पल ऑफ सिहोनिया, ठीक है, मतलब सिहोनिया का कखन मठ, कखन मठ मंदिर, ठीक है। तो कखन मठ मंदिर कहाँ का? सिहोनिया का। इसकी अगर हम बात करें तो ये, इसकी जो लोकेशन है अभी वो मुरैना डिस्ट्रिक्ट में है,
ठीक है, तो मुरैना जिले में ये स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है कौन सा मंदिर है, कखन मठ मंदिर। ठीक है, ये मंदिर किसको समर्पित है, आपको ये याद रखना है, ये मंदिर समर्पित है शिव पार्वती को। ठीक, तो ये मंदिर किसको समर्पित है, शिव पार्वती। ठीक, तीसरा अगर हम बात करें तो इसका जो निर्माण कार्य है ये कीर्तिपाल ने करवाया था, ये आपको याद रखना। तो KRIKIRTI कीर्तिपाल। ठीक है, ठीक है, तो इसका मंदिर का जो निर्माण है, ठीक है, तो ये किसने करवाया था, कीर्तिपाल ने। ठीक है, और इसका एक अन्य नाम भी है जिसको कोकन मठ कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली इसका एक और नाम भी है, देखिए हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, काकन मठ, इसको कोकन मठ भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है, इसको कोकन मठ भी कहते हैं। और इसको ये नाम देने वाले जो थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक, अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक, अब अलेक्जेंडर कनिंगम कौन है ये आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है, हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे अलेक्जेंडर कनिंगम कौन है। ठीक है, वैसे भारत में आर्कियोलॉजिकल के जनक माने जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है, तो अलेक्जेंडर कनिंगम कनिंगम को आर्कियोलॉजिकल माना जाता है, इंडिया का फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ठीक, अलेक्जेंडर कनिंगम। तो अलेक्जेंडर कनिंगम ने ही इस मंदिर का नाम रखा था कोकण मठ मंदिर। ठीक, सबसे पहली बात तो इसमें कुछ फीचर्स आपको याद रखने, तो ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर भी एक चबूतरा बना है, प्लेटफॉर्म बना है। तो ये भी मंदिर किसके ऊपर बना है, प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, तो चबूतरे के ऊपर ये तो मंदिर बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्वालियर के क्षेत्र का सबसे ऊंचा मंदिर है ये। ठीक है, तो टॉलेस्ट टेम्पल ऑफ ग्वालियर रीजन। ठीक, तो ग्वालियर क्षेत्र का सबसे ऊंचा मंदिर जो है वो कौन सा मंदिर है, कखन मठ या कोखन मठ भी कहते हैं। ठीक है, तो ग्वालियर क्षेत्र का सबसे ऊंचा मंदिर है और इसकी ऊंचाई लगभग लगभग 100 फीट है। ठीक है, कितनी ऊंचाई है इसकी, लगभग लगभग 100 फीट। ठीक, तो सबसे टॉलेस्ट टेम्पल है ग्वालियर रीजन का। इसके अलावा 100 फीट इसकी हाइट है और ये भी किस पे ऊपर बना है, चबूतरे के ऊपर। ठीक है, प्लेटफॉर्म। ठीक, अब इसमें अगर हम बात करें मूर्तियां, अगर हम आइडल्स की बात करें, ठीक है, तो मूर्तियां किसकी किसकी लगी हुई हैं इसमें। ठीक है, तो एक तो हमारे श्री गणेश भगवान। ठीक है, तो गणेश भगवान की मूर्ति है यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्रह्मा ब्रह्मा जी की मूर्ति है। ठीक, इसके अलावा बात करें तो शिव शिव भगवान की मूर्ति है। और शिव के बेटे हुआ करते थे कार्तिकेय। ठीक है, देखिए शिव भगवान के दो बेटे थे, कार्तिकेय और गणेश। ठीक, तो शिव भगवान की मूर्ति, ब्रह्मा देव की मूर्ति, गणेश भगवान की मूर्ति, कार्तिकेय जी की मूर्ति और इसके अलावा विष्णु भगवान की मूर्ति। तो इन सभियों की मूर्ति यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो शिव जी हूँ, ब्रह्मा जी हूँ, विष्णु जी हूँ, कार्तिकेय जी हूँ और गणेश जी, इनकी मंदिर जो है, ठीक है, वो बना हुआ है। ठीक है, और इसका जो गर्भगृह है, ठीक है, तो वो जो इसमें एक पॉइंट आप और याद रखिएगा, इसका जो गर्भगृह, ठीक है, ये किस उसका बना हुआ है, तो ये पंच शाखा, ये आप याद रखिएगा, पंच शाखा। ठीक है, 5 ब्रांचेस बने, पंच शाखा, इसको पंच शाखा कहते हैं। ठीक है, तो पंच शाखा युक्त है। ठीक है, कौन सा, इसका गर्भगृह। ठीक, तो आपको काखन मठ मंदिर सिहोनिया का समझ में आया। सबसे पहली बात तो मुरैना जिले में स्थित है, किसको समर्पित है, शिव पार्वती। इसका निर्माण कार्य किसने करवाया, कीर्तिपाल ने। इसको कोखन मठ किसने कहा, अलेक्जेंडर कनिंगम ने। ग्वालियर क्षेत्र का सबसे ऊंचा मंदिर है, 100 फीट इसकी ऊंचाई है, चबूतरे पर स्थित है और इसमें मूर्तियां किसकी लगी हैं, गणेश, ब्रह्म, शिव, कार्तिकेय और विष्णु भगवान। और इसका जो गर्भगृह है वो पंच शाखा युक्त है। क्लियर, तो ये था काकण मठ मंदिर। ठीक।
अगला जो मंदिर है ये बहुत फेमस टेम्पल है, ये इसको कहते हैं सास बहू का मंदिर, टेम्पल ऑफ सास बहू। ठीक है, तो सास बहू का मंदिर। ठीक, अब अगर इसकी बात करें तो इसकी जो अभी अव्यवस्थी है ये कहाँ मौजूद है, तो ये ग्वालियर के दुर्ग के अंदर मौजूद है, इन साइड ग्वालियर फोर्ट, याद रखिए। तो सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है, इन साइड ग्वालियर फोर्ट, मतलब ग्वालियर के किले के अंदर, ग्वालियर दुर्ग के अंदर मौजूद है। ठीक, इसको बनवाने वाले थे महिपाल। इसको किसने बनवाया था, महिपाल। ठीक है, इस मंदिर को किसने बनवाया था, महिपाल ने बनवाया था। और इसकी जो आधारशिला रखी थी वो पद्मापाल ने रखी थी। तो पद्मपाल ने इसकी आधारशिला रखी थी और महिपाल ने इसको बनवाया था। ठीक, ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, याद रखिए। ये किसको समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। अच्छा, इससे पहले हमने जो कखन मठ मंदिर पढ़ा था, वो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा किसको समर्पित था, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप क्लासेस को प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से सुने। ठीक, तो एक तो सबसे पहली बात कि ये भगवान विष्णु का मंदिर है, डेडिकेटेड है। इसको महिपाल ने बनवाया था, ग्वालियर किले के अंदर है। और इसका अन्य नाम इसको कहा जाता है सहस्त्रबाहु, सहस्त्रबाहु का मंदिर। ठीक है, तो सास बहू मंदिर का एक और नाम याद रख लीजिए, सहस्त्रबाहु। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें कुछ और चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, ठीक है, एक तो सबसे पहली बात तो ये भी एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है। ठीक है, अगर आप देखें तो ये चबूतरे के ऊपर बना है। ठीक है, तो हाई प्लेटफॉर्म पर ये मंदिर बना हुआ है। ठीक, तो ऊंचे जो है, ठीक है, ये ऊंचे उस पर बना है, चबूतरे पर, प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें एक चीज और याद रखिएगा आप, इसका जो मुख्य मंडप है वो 3 दिशाओं में स्थित है। मतलब जो मुख्य मंडप है इसका, मुख्य मंडप, ठीक है, ये 3 डायरेक्शंस में मौजूद है, 3 दिशाओं में, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो 3 डायरेक्शंस में, 3 दिशाओं में मुख्य मंडप स्थित है। ठीक है, और इसका जो गर्भगृह है, ठीक है, वो भी पंचशखा उसका बना। ठीक है, तो इसका जो गर्भगृह है वो भी किसका है, उसकी शैली क्या है, पंचशाखा युक्त। ठीक है, तो जो गर्भगृह है वो भी किसका है, पंच शाखा। ठीक है, तो पंच शाखा युक्त। ठीक, तो ये थे कच्छपागत वंश के 2 मंदिर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ककड़ मठ और सास बहू का मंदिर। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक, देखिए आर्किटेक्चर जो स्थापत्य कला है ये बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसमें बहुत सारा स्थापत्य कला तो हम पढ़ चुके हैं। आप याद करिए, हमने जब सिंधिया वंश पढ़ा, होलकर वंश पढ़ा, या हम कहें बुंदेलखंड, बघेलखंड, भोपाल, तो इन सब में हमने इनके आर्किटेक्चर्स भी पढ़े थे, याद करिएगा, स्थापत्य कला भी पढ़ी थी इनकी। ठीक, तो उन सब चीजों को अब हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। जो जो वंश के हमारे स्थापत्य कला नहीं हुए थे उनको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम देखेंगे मालवा के जो मुस्लिम सल्तनत थे। ठीक है, मुस्लिम जो सल्तनत हुआ करती थी। ठीक है, आपने नाम सुना होगा होशंग शाह का। ठीक है, होशंग शाह का मकबरा भी मौजूद है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी चीजें बनवाई और निर्माण क्षेत्र में क्या क्या हुआ। ठीक है, तो ये अब हम जो इतना टॉपिक बचा है, कल की एक क्लास और बची है। ठीक है, तो हमारा जो ये स्थापत्य कला है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे टूरिज्म। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा जो अगला टॉपिक शुरू होगा वो होगा टूरिज्म। ठीक है, जो पैराग्राफ नंबर 3 है, अगर आप ध्यान दें सिलेबस में जो पैराग्राफ नंबर 3 है पर्यटन। ठीक है, तो अब हम पर्यटन को फिर पढ़ेंगे। ठीक, तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू,
हैव अ गुड डे। जय हिंद। नमस्कार।